बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने मेरा मार्गदर्शन दिया वो सब स्टेज पर मौजूद है। दाजू बोले, कभी जब मेरी पत्रकारिता की शुरुआत की तो मैंने कार्टून उत्तर उजाला में बनाया करता था दाजू बोले। उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था कि दैनिक जागरण में एक भाई साहब करके लिखा आता था, तो हमने कहा जब ये भाई साहब दैनिक जागरण कर सकता है तो उत्तर उजाला में दाजू आ सकता है। दाजू हमारे कुमाऊं में अपने बड़े भाई को बोला जाता है, जो कि एक तरीके का मार्गदर्शन देता है। दाजू वहीं से लोकप्रिय हुआ। फिर मेरा सफर जो है थोड़ा सा तब्दील हो गया और मैं खबर लिखने लग गया। खबर लिखते लिखते खबर बनाने लग गया। लेकिन जो दाजू बोले का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे जहन में हमेशा रहा। और जैसे ही 4 साल 5 साल पहले जब सोशल मीडिया का एक दौर सामने आया तो मैं भी उसके साथ जुड़ा। तो मैंने कहा यहाँ पर दाजू बोले लिखा जाए। कार्टून बनाना हालांकि उस टेक्नोलॉजी में अभी तक शामिल नहीं हो पाया, या मैंने हो सकता है कोशिश ना की उस टेक्नोलॉजी को ढूंढने की, लेकिन मैं ये सोचता था कि कहीं 4 लाइनें ऐसी लिख दिए जाएं जो आपके दिलों के आसपास रोज गुजरती हैं। हमने तय किया कि हम जो भी बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत साधुवाद है दिनेश को, और उनकी जो पुस्तक है दिनेश जी, अब आप जो है ज्ञान चतुर्वेदी के और किट्टू भाई के और श्रीलाल शुक्ला के और उनकी श्रेणी में आ गए हो, क्योंकि आपने व्यंग लिखा है। और व्यंग का मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे मनोज पांडे, वो मेरे को बचपन में बताते थे कि व्यंग केवल हंसाता नहीं है, व्यंग आपको खिसियाता भी है। वो आपके भीतर तक जाता है और आपको बताता है। मुझे अच्छी लगी जब मुझे नहीं गाड़ी में रखी हुई थी इसकी जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, तो मैं पढ़ के कुछ इतना हंसने लगा। जब हंसते हंसते मेरी हंसी इतनी बढ़ गई, अचानक ध्यान आया कि जो दीपक गाड़ी चला रहा है वो पहली बार बोला कि वो ना समझे किसको क्या दौरा पड़ रहा है। फिर मुझे किताब रख देनी पड़ी बैग में कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं, सब कुछ हम सब की जिंदगी के हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि दिनेश आपका 25 साल हुआ, अभी मेरा अगस्त में 20 साल हो जाएगा, लेकिन 5 साल सीनियर, लेकिन कार्टूनिस्ट हैं। और जब से उसके बाद इतना हंसा हूँ कि अब जब भी मैं दिनेश को देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये दाजू है। हंसते हंसते जब मैं बेहाल हो गया, खुद को रोका, तो फिर मैं बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर की तरफ देखने लगा तो देखा कि एक जगह दीवार खेत में खूब हरियाली, और दीपक जो गाड़ी चला रहे थे काफ़ी खुश हो गए। वो बोलने लगे कि शहर से ये कितना अच्छा लग रहा है ना भैया, देखिए पानी है, खेत है, हरियाली है, देख के ही अच्छा लगता है। मैं भी देखने लगा उनके साथ साथ कि तुम सामने देखो, तुम्हारे बदले मैं देखता हूँ। तो एक जगह 3 दीवारें थी और 3 दीवारों पे राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए थे और सब प्रदेश बचाने का दावा कर रहे थे। मुझे लगा थाने से भी सुरक्षित जगह ये है। आप कहीं से बैंक लूट के भी भागना चाहते तो यहीं आगे छिप जाए, क्योंकि यहाँ तीनों दावा कर रहे कि मुझे लाओ, प्रदेश बचाओ। तो वैसे ही मुझे ख्याल आया तो मैं दिनेश जी की शान में पढ़ देना चाहता हूँ कि हरे भरे खेतों में उम्मीदवारों के नाम उगाए हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो, चुनाव आए हैं। वाह, गन्ने की तरह लोगों को काटने लोग आए हैं, पोस्टरों पर मुस्कुराने वाले नेता महान है। तो ये हमने इनसे प्रेरित होकर लिखा है। बहुत बहुत बधाई दिनेश आपकी इस किताब के लिए, और वो 25 साल के लिए जो आजकल की पत्रकारिता में हमारे 25 घंटे भी ठीक से नहीं करते। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके 4 लाइन में अपने आप को इतना बिखरा रहे हैं। इतिहास हमेशा दस्तावेज होता है, और आप ये हड़बड़ी में जो चीजें कर रहे हैं, आपका ये रफ ड्राफ्ट है, आप इसको फाइनल करिए, किताब लाइए। जब तक किताब में नहीं आएगी चीजें, वो इतिहास में दाखिल नहीं हो सकती, और आपको इतिहास में दाखिल होना है। अब कोई ऐसी पीढ़ी बचेगी नहीं जो आपकी चीजों को खोज खोज के, जैसे पुराने लोगों को हमारी पीढ़ी खोज खोज के ला रही है उनकी अनछपी चीजें, आगे ऐसी पीढ़ी कोई बचेगी नहीं कि दाजू की चीजों को ढूंढेगी कि कहाँ बिखरी पड़ी है। आपको इतिहास में दाखिल होने के लिए किताब और डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपका दाजू बहुत अच्छी बातें कहता है। आप पहले तो दाजू जानती नहीं थी मैं, लेकिन मुझे फिर मैं समझ गई कि हर इंसान के भीतर एक दूसरा चेहरा भी होता है, और दिनेश जी के भीतर एक बड़ा भाई बैठा है जो
कटाक्ष करता है, तो पाखंड को, खोखलेपन को उजागर करता है। 8 मुख्यमंत्री 11 साल एवरेज लगा लीजिए। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा उसी पार्टी का नेता उसका पाया काट रहा होगा। कोई दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है उसे। ये उत्तराखंड की समस्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इंदिरा जी मेरी बात से सहमत होंगी। और अब ये मैं इस बारे में निशब्द हो जाऊंगा। इंदिरा जी सहमत तभी हो सकती है अगर वो पाया नहीं काट रही। मैं पढ़ते हुए अपने को उसमें देख रहा था। उस समय बड़ा अजीब लगता है जब कहीं जूते उतार के जाना पड़े और अपने मोजे का अंगूठा फटा हुआ हो। अब या तो मोजे भी उतार दो या फिर फटे मोजे को उंगली से मोड़ मोड़ कर छुपाते हो। इस स्थिति में मैं एक बार गुजरा हूँ। एक हमारे मित्र संजय सरे, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, दफ्तर में अचानक उनका फोन आया कि आपको आना, बहुत सारे हमारे साथी जा रहे थे। और उस समय मैं ध्यान नहीं देता था लापरवाही में कि हर मोजा पहनते पहनते उसकी 4-5 उंगलियां अंदर बाहर आ जाती थी और अंदर जूते में रहता था। ये मान के चलते थे कि दफ्तर जा रहे तो जूता तो उतारना नहीं हुआ, पूजा घर में तो जा नहीं रहे। तो उनके यहाँ मैं गया। अब वहां देखा कि ऐसी व्यवस्था थी कि हर आदमी जूता बाहर उतारना। पहले तो मैं देख रहा था कोई ऐसा मिले जिसने जूता पहन रखा है, जिसके आगे मैं भी चला जाऊँ। मैंने देखा हमारे साथी थे, वरिष्ठ है नकवी जी, मैं कोशिश किया कि उनको दादा जूता उतारने की जरूरत नहीं, ऐसे चलते, लेकिन उन्होंने खटाक से उतार दिया। अब लगा कि अब से मुझे जूता उतारना पड़ेगा और मुझे अंदाजा था कि जूता उतारते ही उंगलियां बाहर आएंगी। अब वही हुआ, जूता उतारना पड़ा। लेकिन मैं आड़ लेकर इधर उधर रहा, वही सिचुएशन में रहा कि मैं चारों उंगलियों से उस छेद को बंद करने की कोशिश कर रहा और उसी तरह से मैं ज्यादा हिलता नहीं था कि भैया 5 उंगली बाहर आए। लेकिन खैर उसके बाद से, लेकिन उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं 2 मोजे नहीं खरीद सकता था, उससे मैं लापरवाही थी। उसके बाद से हमने कम से कम ये किया कि मोजे में छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहाँ जूता उतारना पड़े, जूता कई तरह से उतारते हैं। मोजा आपको भी दिखा सकता है कि आप ही फटे। दिनेश का हौसला बढ़ा रहे थे तो उनके पीछे गालियों का आदान प्रदान शुरू हुआ। फिर गालियों में उन्होंने अपनी तो रिश्तेदारी बनाई और उसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई। तो किसी आदमी ने जब भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई तो किसी राहगीर ने जाते हुए पूछा, भैया क्या हो रहा है? तो उसने कहा कुछ नहीं सर, कुत्तों की लड़ाई है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप एक लाइन में इतना कुछ कह देते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि परसाई का ही एक और व्यंग है जिसमें वो कहते हैं कि अश्लीलता को खत्म करने की जरूरत है, अश्लील किताबों की होली जलाएंगे। तो उन्होंने सब जगह से अश्लील किताबें पकड़ के इकट्ठा हो गए, कॉलेज के, दुनिया जहाँ के, उन्होंने सारी किताबें इकट्ठा करनी शुरू की और अश्लील किताबें दुकानों से जब्त करके इसकी आज होली जलाएंगे। लेकिन अश्लील किताबों की सिलाई बहुत रखी है। रणधीर भाई कुछ ज्यादा गाड़ी वाले कि टोपी, चश्मा और अच्छा यह है कि वो किसी रोशनी देने वाले बल्ब के ऊपर बनाया है, तो ऐसा उसका उनका महंगे काजू हो सकता हो। तो इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ उन्होंने मेरे लिए लिखे हो। तो ऐसे हमारे राजू बोले के लेखक रचयिता भाई दिनेश जी और उनके परिवार। हमें ऐसा लगता है कि 80 के दशक तक संपादकों के सामने एक क्राइसिस था कि जब वो पत्रकारिता में रिटायर की उम्र में आ जाते थे तो उसके आगे वैचारिक तौर पर वो कहाँ जाए।
पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती थी जहां वो इंटेलेक्चुअली और डिस्कशंस के तौर पर चले जाते थे और लोग राज्यसभा के माध्यम से जाते थे। लेकिन हमें लगता है कि 91 के बाद से, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से, इस देश में जिस तरीके से कॉर्पोरेट ने कब्जा किया है, और पता नहीं आप इसको कितना मानेंगे, लेकिन हमने तो डाटा तक कलेक्ट किया है, मौजूदा वक्त में तकरीबन 101 सांसद ऐसे हैं जिनके पीछे कॉर्पोरेट का पैसा है, तभी वो चुनाव जीत पाए हैं। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बहुत डाइल्यूट हुई, ये एक फैक्ट है। और अब जो है, अब संपादक इंटेलेक्चुअली संपादक नहीं होता है, वो मैनेजर हुआ। फिर हम लोग किसी से जब डिस्कशन करने जाते हैं तो वो संपादक ही हो, ऐसा होता नहीं है। संपादक एक पद बना दिया गया इस दौर में, और वो किसी भी रूप में किसका भी नुमाइंदा हो सकता है। आपको जान के हैरत होगी कि हम जहां अभी काम कर रहे हैं, वहां जो प्रोपराइटर और एडिटर इन चीफ है अरुणपुरी, वो कॉम्पिटिटिवली हमको कई संपादकों पर बहुत भारी लगते हैं, जबकि वो रिटायर का उम्र जी रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव इमरजेंसी के दौर से अभी तक हम डिस्कशन खुल के करते हैं उनसे, लेकिन अपने एडिटर से नहीं कर सकते। आपने कहा कॉर्पोरेट जो है, आप 100 सांसदों की बात करते हैं, ये भारतीय राजनीति में हमेशा से रही है। नेहरू जब एक बार टिकट बांट रहे थे तो एक पर्ची आया बिरला जी के तरफ से किसको टिकट देना है, नेहरू ने ऐसे करके देखा 40 को तो ऑलरेडी दे चुके। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो भारतीय राजनीति में रहा। और आपने एमजे का नाम लिया, क्या कोई आदमी इतना लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो सकता है कि केवल उसको राज्यसभा है? नहीं, पहले बिरला का जिक्र कर रहे हैं। बिरला इंदिरा गांधी तक के दौर में पार्लियामेंट में आना चाहते थे, नहीं आने दिया गया, राज्यसभा में वो आना चाहते थे, नेहरू ने भी इजाजत नहीं दी। एक नैतिक तौर पर पॉलिटिशियंस के सामने उस समय एक कहीं कुछ मजबूरी थी या एक नैतिकता बची हुई थी। ये सही है कि कुछ लोगों के कहने पर दे दिया गया होगा, और इसमें तो मेरे ख्याल से शुरुआत में लोहिया ने और बाद में जॉर्ज जो अपनी पत्रिका निकालते थे उसमें बाखूबी जिक्र किया। पीलू मोदी थे, पीलू मोदी ने कॉर्पोरेट तो नहीं कहते थे, इंडस्ट्रियल आर्टिलिज्म होता नहीं है, लेकिन एक मौजूदा वक्त में कुछ भी नहीं बचा है, चीजें इतनी डाइल्यूट हो गई है। हमें कोई अंतर लगता नहीं है, कभी लगा नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी की स्थितियों को इस रूप में एक जैसा देखते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, और किसी भी साल का, ये आप लोग के लिए जानकारी है कि 1952 से आप उठा के देखना शुरू कीजिए, भारतीय पॉलिटिकल पार्टी जो आपको ये अधिकार हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, देंगे, वो सारी चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हाथ में ले ली। आखिरी चुनाव हम लोगों ने बिहार का देखा, बिहार का मैनिफेस्टो हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा बीजेपी भी साफ पानी का जिक्र कर रही है, घर का जिक्र कर रही है, 2 जोड़ी कपड़े का जिक्र कर रही है, और पंचायत में एक टेलीविजन का जिक्र कर रही है। कांग्रेस या नीतीश कुमार की पार्टी का आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, बड़ी न्यूनतम जरूरतें दे रही है ये लोग। और कौन लोग सत्ता में आ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। ममता बनर्जी जो चैलेंज करती है कांग्रेस बीजेपी को, क्यों आ गई? जयललिता क्यों आ गई? अरे सारे लोग पेट भर रहे हैं, 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर दे रहे हैं, 2/3 जनता भूखी है, उसको दे दे रहे हैं, वोट मिल जा रहा है। लड़ाई अब यहाँ पर आकर टिकी है। तो ऐसे दौर में एक तरफ ये पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ उस पॉलिटिक्स, इसमें लेफ्ट राइट खत्म हो गया है। पेट भरा रहेगा तो काहे का लेफ्ट और काहे का राइट है, ये स्थिति नहीं। प्रसून जी ने जो बात है वो इस पे ले आए। एक मिनट दिनेश भाई चढ़ जाता है, बन कर गया था।
हाँ जी बोलो। अच्छा यही नाम से और बकायदा उसको डाला नहीं। ऐसा भी है। हेलो कहाँ पहुँचे हो? हाँ तो बैठो ना जल्दी बैठने वाले हैं। लॉन्च हुई है कैमरे में। एक मिनट बाहर दिल्ली में हूँ इसको पढ़ना 1 घंटा लगेगा। आपका अच्छा लगा भैया। बात करते हैं फोन। ठीक है ओके। ना लेट खींचा करो थोड़ा लेट खींचा थोड़ा लेट। अच्छा हाँ थोड़ा टाइम लगा के ये मेरी तरफ से आप लेंगे।